ओके, एक बार बताएंगे सबको मेरी वॉइस क्लियरली आ रही है? स्क्रीन शो हो रहा है सबको? गुड इवनिंग। आवाज आ रही है मेरी सबको? स्क्रीन क्लियर है? सबको ठीक से दिखाई दे रहा है? चलो, कोई इशू नहीं है ना किसी को? अब देखो, यहाँ पे जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे थोड़ा सा डिस्टॉर्शन है, तो हो सकता है थोड़ा सा हल्ला, इधर उधर की आवाजें आएंगी, तो ये कुछ दिनों की बात है। उसके बाद में मैं अपने जगह में चले जाऊंगा, तो ये सब प्रॉब्लम नहीं होगी। तो थोड़ा जो है आप लोग को एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है, आवाज आ रही है सबको? चलो। ओके, तो मुझे आप लोग को स्पेशली आज की जो क्लास है वो हम सिर्फ इसलिए जो है कर रहा हूँ, या इसको हम लोग इसीलिए कंडक्ट किए हैं ताकि आप लोग के दिमाग में जो भी डाउट्स हैं नॉन टेक्निकल वाले पोर्शन को लेकर वो क्लियर हो जाए, ठीक है? तो पहले तो मैं आप लोग को बेसिकली इसका जो इंट्रोडक्शन है वो मैं आप लोग को बता दूं, उसके बाद में जो भी आप लोग को डाउट्स हो गए इससे रिगार्डिंग, तो आप लोग मुझसे क्लियर कर सकते हो, ठीक है? चलो, और कोई प्रॉब्लम है किसी को? लैपटॉप में ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं? अरे हाँ यार, लैपटॉप में ज्वाइन करने के लिए तो मुझे पहले से सेट करना पड़ता था ना यार। आज भर एडजस्ट कर लो, मोबाइल से ही देख लो, कुछ खास वैसे भी होने वाला नहीं है, सिर्फ बातें ही करनी है हम लोग को। कर सकते हो क्या? मोबाइल से ही काम चला लो आज भर। वैसे भी इसमें कुछ नोट वोट करने वाली बात है नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप लोग मोबाइल से काम नहीं चलेगा, आज भर कर लो। नेक्स्ट टाइम से मैं ऑन कर दूंगा, मैं ध्यान ही नहीं रहा मुझे, ठीक है? चलो, तो जो हमारा एनसीएल माइनिंग सरदार का जो सेक्शन बी है, हमारा नॉन टेक्निकल पोर्शन, अगर हम एक बार सिलेबस की तरफ नजर डालें तो देखो, सेक्शन ए में तो हमारा 70 क्वेश्चन आना ही है, सेक्शन बी में हमारा 30 क्वेश्चन आना है, और 30 मार्क्स मतलब एक नंबर के एक क्वेश्चन आएगा। अब देखो, जिसने भी ये सिलेबस डिसाइड किया है ना, उसने बड़े चालाकी से सिलेबस को ऐसा रखा है कि आप कंफ्यूज हो जाओ, और बेसिकली आपको एक आइडिया ही ना मिले कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो ये उसने स्मार्टली किया है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा किया है, उससे उसका क्या फायदा होने वाला है, या क्यों ऐसे इस टाइप का सिलेबस डिजाइन किया जाता है, ये समझ से बाहर है ना? क्योंकि सिलेबस में एटसेट्रा लिखने के बाद में कुछ बचता नहीं है पढ़ने के लिए, और इंसान फिर उसके बाद में वो बच जाता है, जो सिलेबस डिसाइड करने वाला है, जो एग्जाम लेने वाला है, वो अपने आप को सेफ कंडीशन में ले आता है, क्योंकि मैंने तो एटसेट्रा लिखा है तो मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ। ये बेसिकली उनका टारगेट रहता है, वो कभी भी अपने आप को बांधना नहीं चाहते कि हम इतना ही पूछेंगे इतना नहीं पूछेंगे करके। तो इसके पीछे का लॉजिक वही है, ईटीसी लिख करके उसने अपना पल्ला झाड़ लिया है, तो वो कुछ भी पूछेगा। अब हमारा काम ये है कि आपको क्या चीजें पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो चीज आपको पता होनी चाहिए। उसी अकॉर्डिंग जो है आपको काम करना है इसमें, ठीक है? यार, मैं माइनिंग से नहीं हूँ, मैं ट्रिपल ई डिपार्टमेंट से हूँ एक्चुअली। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर रहा हूँ। तो आप लोग के माइनिंग से तो नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत सालों से जीएस पढ़ाते आ रहा हूँ, है ना? कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जीएस पढ़ाता हूँ, और कॉलेज में मैं इंजीनियरिंग वाले को पढ़ाता हूँ, है ना? तो मैं माइनिंग से नहीं हूँ। चलो, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम
तो देखो 4 सेक्शन दिया हुआ है उसमें, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, वर्बल मेंटल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो देखो इसमें लिखा क्या है, अबाउट इंडिया, इंडिया के बारे में वो पूछना चाहता है। अब क्या पूछना है उसने क्लियरली बोला नहीं है। एंड इट्स इंटरनेशनल रिलेशंस, जनरल साइंस एटसेट्रा। अब एटसेट्रा लिख दिया है तो उसने अबाउट इंडिया के अंडर में बहुत सारा चीज जो है उसमें उसने जोड़ दिया है इनडायरेक्टली, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें, यहां पर क्लियरली लिखा है अबाउट इंडिया एंड इट्स इंटरनेशनल रिलेशंस, जनरल साइंस। हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है वो मैं आप लोग को क्लियरली बताते चल रहा हूं, उतना ही पढ़ना है, उससे ज्यादा पढ़ने की आपको जरूरत है नहीं। सबसे पहले अगर हम एक चीज लिखा है इसने क्लियर कट, और वो है जनरल साइंस, ठीक है। तो जनरल साइंस में जो है बेसिकली जो है वो फिजिक्स का पोर्शन पूछ सकता है, केमिस्ट्री का पूछ सकता है और बायोलॉजी का पूछ सकता है, ठीक है। बहुत कम चांस है कि एनवायरमेंट, इकोलॉजी इस तरह की चीजों को पूछे, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी 30 क्वेश्चन उसको पूछना है, और जनरल साइंस उसने एक पूरा एक वो रखा है। तो बहुत कम चांस है कि इकोलॉजी और एनवायरमेंट को पूछे। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स का जो पूरा क्लास है, पूरा लेक्चर है, वो आपके प्री रिकॉर्डेड में, लाइव क्लास का जो रिकॉर्डेड है उसमें जो है फिजिक्स का मैंने लेक्चर लिया हुआ है। उसमें कुछ भी आपको एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत नहीं है। और फिजिक्स के जितने भी लेक्चर्स हैं, मेरे ख्याल से 8 या 9 लेक्चर्स हैं, उसमें बहुत बेसिक लेवल से सारे फिजिक्स के पोर्शन को कवर मैंने किया हुआ है। तो वो लेक्चर आप लोग को वहां से रिकॉर्डेड वीडियो को देखना पड़ेगा। केमिस्ट्री को मैं लूंगा क्लास इसका, लगभग लगभग 4 लेक्चर्स इसके होंगे। बायोलॉजी के भी 4 लेक्चर्स इसमें होंगे। मैंने सेफ साइड इसको रखा है, 4 लेक्चर 5 में खत्म हो जाए। जनरल नॉलेज लिखा है यहाँ पे, आवाज आ रही है? कोई बफरिंग तो नहीं हो रहा है ना बीच में? शायद बफरिंग हुआ है, वॉइस कट नहीं हो रहा है ना? तो यहाँ पे 4 लेक्चर्स इसके होने वाले हैं, ठीक है। ओके, अब हम इसके सेकंड पोर्शन की बात करें तो ये बात आ रही है अबाउट इंडिया। फिजिक्स का यार लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिजिक्स का इतना डिटेल में क्लास मैंने लिया हुआ है कि उसमें कुछ और रह नहीं जाता है। अगर आप लोग को ऐसा लगेगा कि नहीं सर हमको रिकॉर्डिंग क्लास को देखना ही नहीं है बोलोगे, तो वो अलग बात है। लेकिन मैं बता रहा हूँ इससे नुकसान आप ही लोग का होने वाला है, क्योंकि मैं जब फिजिक्स पढ़ाना शुरू करूंगा तो टाइम वेस्ट होगा। मैं एक चीज आपको ये बोल सकता हूँ कि जो चीजें नहीं हुआ है, जिसका लेक्चर अपने पास अवेलेबल ही नहीं है, उन चीजों को मैं पहले करा दूं। आपको लगेगा कि नहीं सर हमको रिकॉर्डेड क्लास देखना ही नहीं है, आप फिर से पढ़ाओ बोलोगे, तो मैं कर दूंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसी जरूरत पड़ेगी। आप एक बार देखना फिजिक्स के जितने भी लेक्चर्स हैं, अगर आपको लगता है कि ठीक नहीं है या हमको ऐसा नहीं पढ़ना है, हमको उस तरह से पढ़ना है, आप मुझे बता देना, मैं ले लूंगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, उससे आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मुझे भी टाइम वेस्ट होगा। हमको पहले तो सिलेबस को पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद में अगर टाइम बचता है तो हम कुछ और चीज सोचे, वो समझ में आता है। फिलहाल जो चीज अवेलेबल है ऑलरेडी, उसको फिर से करने की जरूरत नहीं है। और जितने भी चीजें अवेलेबल है, मैंने खुद सारे वीडियोस को देखे, मुझे खुद लगा कि ये चीजें फिर से करवानी है आप लोग को। तो मैंने उसी तरीके से आप लोग के लिए नया सिलेबस डिजाइन किया है, और नए प्लानिंग किया है, क्लास का प्लान किया है कि क्या क्या चीजें लेना है, ठीक है। तो फिजिक्स का जरूरत नहीं है, आपको फिजिक्स का रिकॉर्डेड ही देखना है। केमिस्ट्री का मैं लूंगा, बायोलॉजी का मैं लूंगा। अबाउट इंडिया में देखो, अब अबाउट इंडिया में उसने कुछ भी नहीं कहा है कि अबाउट इंडिया में उसे क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है। उसने सिर्फ लिख दिया अबाउट इंडिया एंड इंटरनेशनल रिलेशंस एटसेट्रा करके लिख दिया है। अब आपको ध्यान में रखना है, अबाउट इंडिया में हो सकता है वो हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ ले, और ये सब चीज हम सिर्फ पिछले क्वेश्चन पेपर को दिमाग में लगा करके और कुछ सिलेबस वगैरह को देख कर ही आपको अंदाजा लगाना है। और हिस्ट्री में भी आपको स्टडी नहीं करना है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, जनरल नॉलेज है, जनरल अवेयरनेस लेना है, आपको अवेयर रहना है, आपको स्टडी नहीं करना है, आपको अध्ययन नहीं करना है, डीप अध्ययन, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको। हिस्ट्री में मैं आपको बता दूं क्या क्या चीजें पूछा जा सकता है, क्या क्या चीजें आपके काम का है। जैसे कि बेसिक चीजें हैं, जैसे हिस्ट्री में आपका एंशियंट वाला पोर्शन है,
ठीक है। अब इसमें पैलियोलिथिक का हो, मेसोलिथिक का हो, नियोलिथिक का हो, कोई भी एरिया का हो, कोई भी सेक्शन का हो, उसमें आपको बेसिकली चाहे एंशियंट में हो, चाहे आपका मेडिएवल वाला सेक्शन हो, या फिर मॉडर्न हिस्ट्री हो, इस सब में आपको बिल्कुल डिटेल में नहीं पढ़ना है। मेरा वीडियो अवेलेबल है इंडियन हिस्ट्री का, आप चाहो तो उसको देख लेना, आपको डिटेल में पढ़ना है। लेकिन मैं आपको हिस्ट्री का क्लास लूंगा और उसमें मैं आप लोग को क्या करवाने वाला हूं, मैं 2 लेक्चर के आसपास एंशियंट का, 2 लेक्चर के मेडिएवल का और मॉडर्न का 2 लेक्चर, कुल मिलाकर के मैं इसको 5 to 6 लेक्चर लेने वाला हूं हिस्ट्री के पूरे सेक्शन के। क्योंकि अबाउट इंडिया में हिस्ट्री आना ही आना है, आ सकता है, वो पूछ सकता है, ठीक है। तो अब जो है ये 5 से 6 लेक्चर में क्या होने वाला है, 5 से 6 लेक्चर में मैं आपको वो कराऊंगा, जैसे इंपॉर्टेंट जितने भी वेदास हैं उनका एक बेसिक इंट्रोडक्शन आप लोग को दे दूंगा, जो वन लाइनर है उनके बारे में बता दूंगा, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट इंडिया में डायनेस्टीज हुए हैं, उनके रूलर्स जितने हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा जितने भी डायनेस्टीज के फाउंडर हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है, जो वन लाइनर है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आता है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, नॉन टेक में ये पूछेगा वो पूछेगा। एक वास्ट सिलेबस जरूर है, लेकिन आपके में आपको डरने की जरूरत नहीं कि बहुत हार्ड पूछेगा, बहुत बेसिक चीजें, आपको अवेयर होना है, आपको बेसिक नॉलेज होना है आपको, चाहे वो इंडिया के बारे में हो या उसके इंटरनेशनल रिलेशनशिप के बारे में हो। तो मैं वो चीजें आपको बताऊंगा जो एक एक तरह से बोलना चाहिए कैंडिडेट को आना ही चाहिए। अगर उतना भी आप नहीं जान रहे हो, इसका मतलब यह है कि आपका इंडिया के बारे में आप कुछ नहीं जान रहे हो। तो आपको इंडिया के बेसिक चीजों के बारे में आपको जानना है, चाहे उसका हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, ये चीजें को बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। तो मैं उसी तरह से आप लोग का क्लास लूंगा, जो पहले से रिकॉर्डेड है, जो क्लासेस मैंने पहले लिया हुआ है, वो डीप चीजें पढ़ाई गई हैं, मतलब कि उसमें स्टडीज को ध्यान में रख करके पढ़ाया गया, मतलब उसमें अध्ययन कराया गया है, और यहाँ पे आपको अवेयर कराना है, अवेयर रहना है चीज, उसी हिसाब से इस बार क्लासेस चलेंगे, ठीक है। तो इसलिए शॉर्ट में हमें पढ़ना है। कुछ इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर्स हो गए, उसके मैं लिस्ट आउट करवा दूंगा, और लिस्ट के हिसाब से जो है आप लोग को ये करना है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट बैटल्स हुए हैं इंडिया में, जितने भी वॉर्स हुए हैं, उनके बारे में हम लोग जो है डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारे यहाँ के आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, ठीक है, पुरातत्व जो जितने भी साइट्स हैं, स्थल हैं प्राचीन भारत में, उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख सकते हैं। लिटरेचर के बारे में हम देख सकते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लिटरेचर है जहां से हमें इतिहास को जानने का मौका मिला है। जितने भी लिटरेरी सोर्सेस हैं वो सारा चीज हम इसमें देखेंगे। तो कहने का मतलब है हमें कुछ स्कल्पचर के बारे में हम पढ़ सकते हैं, मूर्ति कला वगैरह के बारे में। तो ये बेसिक बेसिक चीजें हिस्ट्री का मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा, जो मुश्किल से 5 से 6 क्लास, 5 क्लास ज्यादा से ज्यादा लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगने वाला, ठीक है। अगर इसके अलावा आपके पास टाइम बचेगा तो मेरा इंडियन हिस्ट्री वाला वीडियो आप देख लेना, उसमें और क्लियर तरीके से आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा, आपको बुद्धा के बारे में, महावीर स्वामी के बारे में, हालांकि उन सब का नाम इन शॉर्ट सेक्शन में भी आएगा, और उनके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो चीजें इसमें आ जाएगी, है ना। लेकिन अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो वीडियो आप देख सकते हो, अगर आपके पास टाइम बचता है तो, ठीक है, अदरवाइज उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो, इसके बाद में एक सेक्शन हो सकता है इंडिया, अबाउट इंडिया में जियोग्राफी का। जियोग्राफी के लिए मैंने 4 क्लासेस जो है इसके लिए रखा है। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, देखो बेसिकली जो है जितने भी इंडिया में बेसिक सॉइल्स के बारे में है, मिट्टियों के बारे में है, ठीक है। एक तो बेसिक इंट्रोडक्शन बोल सकते हो, इंडिया के जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो इसमें आ जाएगा, वो सब चीजें मैं बता दूंगा। सबसे बड़ा पर्वत कौन है, सबसे बड़ी नदी कौन है, इस तरह की जो बेसिक बेसिक चीजें हैं, जो आपके अवेयरनेस की चीजें हैं, वो चीजें आपके पास होनी चाहिए, तो मैं करवा दूंगा, ठीक है। सॉइल्स के बारे में बता दूंगा, वाइल्ड लाइफ के बारे में बताऊंगा आप लोग को। इसके अलावा जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है या जो रिवर सिस्टम है उसके बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा, इंपॉर्टेंट जितने भी रिवर्स वगैरह हैं, है ना। इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो एग्रीकल्चर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो है जितने भी इरिगेशन प्रोजेक्ट हैं उनसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वो चीजें भी हम लोग देखेंगे। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज वगैरह हैं भारत में, व्यापार वगैरह, उद्योग वगैरह, उनके बारे में जो है हम देखेंगे। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपके जियोग्राफी के सेक्शन में आपको पता होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं, एनसीएल और कोल इंडिया के बारे में भी
हाँ बिल्कुल यार, ये बेसिक चीजें हैं। आपका उद्योग वाले सेक्शन में एनसीएल वगैरह के बारे में, कोल इंडिया के बारे में, जितने भी महारत्न, नवरत्न, ये सब चीजें आएगा ही आपका इंडस्ट्री और ट्रेड वाला सेक्शन में। उसी को मैं बता रहा हूँ, ज्योग्राफी का जो बेसिक बेसिक चीजें हैं वो आपका आएगा ही, उसका टेंशन मत लो आप। हाँ ठीक है, मैं इसका पीडीएफ बना के आप लोग को दे दूंगा, इसको नोट करने की भी जरूरत नहीं है, मैं पीडीएफ बना लूंगा और आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है? वहां से आप इसको नोट कर लेना, नोट करने की जरूरत भी नहीं है, पीडीएफ रहेगा आपके पास, ठीक है? और क्या चीजें रह गया, कुछ इंपॉर्टेंट जो पावर प्रोजेक्ट्स वगैरह है वो भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है? मिनरल्स के बारे में भी हो सकता है पूछ ले, तो मिनरल्स के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। जो भी इंडिया का जो इकोनॉमिक सेक्शन है उसके बारे में भी, या इकोनॉमिक सर्वे वाला सेक्शन इसी में आ जाएगा। तो ये तो हो गया आपका बेसिक जो आपका होना चाहिए अबाउट इंडिया में। एक टॉपिक बचता है आपका इंटरनेशनल रिलेशंस। ये अपने आप में समझ से बाहर है, ये यूपीएससी का सिलेबस का कहीं से टापा हुआ है या चोरी किया हुआ, पता नहीं किसने ये किया है। इसका कोई रीजन नहीं बनता इंटरनेशनल रिलेशनशिप का, लेकिन फिर भी आपके में दे दिया है तो ये करना पड़ेगा हमें, है ना? तो इसके लिए मैंने 2 लेक्चर इसके लिए डिसाइड किया है कि विदेश नीति और विदेश संबंधों के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्लियरली उसने मेंशन किया है तो जरूर ही पूछेगा यहाँ से क्वेश्चन, तो हमें इसके लिए 2 लेक्चर रखना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ से कितना लेक्चर हो गया टोटल जो है हमारा, 4, 8, और यहां से 6 तो 14, 18, और ऑलमोस्ट जो है ये 20 लेक्चर के आसपास यहां से बन रहा है, ठीक है? अब मैं आप लोग पहले ही बता दे रहा हूं, ये पूरे सिलेबस में हमको जो है 25 लेक्चर प्लस माइनस आप 5 लेक्चर मान के चलो, या अप्रोक्सीमेटली हमारा प्लस माइनस 30 है। हो सकता है 2-4 क्लास ज्यादा लग जाए, हो सकता है 2-4 क्लास कम लगे, वो डिपेंड करता है कितना जल्दी हमारा चीजें जो है कवर अप होता है, ठीक है? लेकिन 25 से 30 लेक्चर के आसपास ही हमें रखना है, उससे ज्यादा उसको देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी चीजें पूरा रिकॉर्डेड है और वैसे ही आपको पढ़ना है। कितना पढ़ना है मैं अभी आप लोग को बताता चलूंगा, ठीक है? क्या बोल रहे हो? स्पोर्ट्स भी आएगा? बिल्कुल आएगा यार, अभी हम लोग आगे अभी बात करेंगे उसके बारे में। चलो, सेकेंड पोर्शन है हमारा जनरल अवेयरनेस। तो देखो, जनरल अवेयरनेस में काफी चीजें हैं जिसको उसने क्लियरली मेंशन किया है। जैसे उसने सिंपल से बोल दिया है कि मुझे स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछना है, ठीक है? स्पोर्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, है ना? डिफेंस के बारे में उसने लिख दिया है कि मुझे डिफेंस से क्वेश्चन पूछना है, ठीक है? बुक्स के बारे में बोला है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स वगैरह है उनके बारे में। हालांकि इंडियन हिस्ट्री वाला सेक्शन में भी लिटरेचर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में आ जाता है, तो यहाँ पे बुक्स और ऑथर वगैरह के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि उसने मेंशन किया है। इसके अलावा उसने प्राइजेस के बारे में बोल दिया है, मतलब कि अवार्ड्स वगैरह के बारे में। रिसेंटली मैंने एक क्लास रिकॉर्ड करके आप लोग के उसमें डाला था, मैं उस क्लास को मैं शिफ्ट करवा दूंगा उसमें, जिसमें मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स अभी हुए हैं करंट अफेयर्स में, जितने भी पद्मा अवार्ड वगैरह, वो सारा चीज उसमें डिस्कस किया हुआ है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उस क्लास को मैं फिर से रिपीट कराऊं आप लोग के लिए, ताकि आप लोग को उस क्लास को देखना ना पड़े करके। मैं एक बार सोच रहा हूँ इसको फिर से आप लोग को पढ़ा ही दूंगा, इसीलिए मैंने इसको रखा हुआ है। तो ये तो हो गया जो चीजें उसने मेंशन कर दिया है। मैंने सेफ साइड इसके लिए सबके लिए 2-2 लेक्चर्स रखा हुआ है। हालांकि इतनी जरूरत पड़ेगी नहीं 2-2 लेक्चर्स की, ज्यादातर टॉपिक एक लेक्चर में ही खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि मुझे किसी लेक्चर के लिए एक क्लास कम पड़ा, तो सेफ साइड मैंने एक एक क्लास जो है स्पेयर में रखा हुआ है। लेकिन मुझे लगता है इतना क्लास की जरूरत पड़ेगी नहीं इसमें, ठीक है? इसका जो लास्ट पोर्शन है वो है कॉन्स्टिट्यूशन का। अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड एक पूरा लेक्चर सीरीज है, जो कि आप लोग के उसमें कंटेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा डिटेल में हम लोगों ने बात किया हुआ है। सारा चीज जो है उसमें स्टडी किया हुआ है, लेक्चर मैंने लिया हुआ है। लेकिन उसमें क्या है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के पूरा डिटेल में हम लोगों ने बात किया है। उतनी जरूरत है नहीं आप लोग को, क्योंकि उतना जरूरत ही नहीं, उतना आएगा भी नहीं। तो मैं क्या करने वाला हूं, आप लोग के लिए लगभग 4 क्लासेस में कॉन्स्टिट्यूशन के, 3 से 4 क्लास लगेगा, ज्यादा नहीं, जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट जितने भी शेड्यूल्स हैं, इनके बारे में मैं आप लोग को लिस्ट आउट करवा दूंगा। पीएम और प्रेसिडेंट्स वगैरह के बारे में जो है हम लोग डिस्कस कर लेंगे। लोकसभा और राज्यसभा के बारे में हम लोग बात करेंगे। यही चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में। और एक बेसिक इंट्रोडक्शन इसका आप लोग को पता होना चाहिए, जो बेसिक फैक्ट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की,
उसके बारे में आप लोग को पता चलना चाहिए। एक तरह से आप कह सकते हो कि इंडियन पॉलिटी का बेसिक अवेयरनेस आपके पास होना चाहिए कि चुनाव कैसे होता है, पीएम कितने हैं, कितने पीएम का चुनाव कैसे होता है, उनके पास क्या पावर होता है, ये बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। तो मैंने पहले ही कहा कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा डिटेल वीडियो बना हुआ है। अगर आपको लगेगा कि आपको डिटेल में समझना है तो आप वो वीडियोस आप देख सकते हो। अदरवाइज मैं 3-4 क्लासेस में जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वगैरह है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैं आप लोग को लिस्ट आउट करा दूंगा। लेकिन हाँ, एक चीज ध्यान रखना, वहां पे आप लोग ये मत सोचना कि सर इसका डिटेल क्या है, इसके अंदर में और क्या क्या होता है, वो सब बोलते रहोगे तो फिर वो कई क्लास में जाएगा, फिर वो वापस वहीं घूम के आ जाएगा जो मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है या किसी दूसरे लेक्चर के लिए पढ़ाया हुआ है, तो कोई मतलब है नहीं। तो देखो, हमेशा ध्यान रखना, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का सिंपल सा रूल रहता है, वो एग्जाम क्या डिमांड करता है उतना ही आपको ध्यान में रखना है। ये नहीं कि आपको पूरा ग्रंथ लिखना है या आपको ज्ञानी बनना है, विद्वान बनना है, ऐसे करके आप एकदम से डीप में चले जाओगे, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो इंसान यूपीएससी का एग्जाम का वो कर रहा है, तैयारी कर रहा है, वो पटवारी नहीं निकाल सकता, और अगर पटवारी का एग्जाम निकालने के लिए वो तैयारी करे तो यूपीएससी नहीं निकाल सकता। हर एग्जाम की एक डिमांड होती है और उस डिमांड के अकॉर्डिंग ही हमें चलना होता है। तो जितना इसमें रिक्वायरमेंट है उतना ही हमें करना है, उससे ज्यादा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जब मैं क्लासेस शुरू करूंगा तो आपको ये भी बताते चलूंगा कि कहाँ कहाँ से और आप पढ़ सकते हो और कौन सी बुक्स वगैरह से आप पढ़ सकते हो, हेल्प ले सकते हो, वो सारा चीज में मैं आप लोग को बताता चलूंगा जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तो। ठीक है, अभी से उसमें करूंगा फिर आप कंफ्यूज होगे, फिर बुक खोजने लग जाओगे, कोई मतलब नहीं है उसका। जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तो और मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन के बाद में ये क्लास शुरू होने वाली है, तो ज्यादा चीज करने की जरूरत नहीं है, अभी आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। देखो यार, करंट अफेयर्स एक ऐसा सेक्शन है, मैं हमेशा बोलता हूं कि आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स को लेकर के टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूं करंट अफेयर्स डेली उन लोग को करना चाहिए जो लोग एक लंबे ड्यूरेशन का किसी एग्जाम को क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो यूपीएससी होता है, उसमें होता है कि आप हमेशा अवेयर रहो, क्योंकि आपको इंटरव्यू में भी वही चीजें आपसे पूछा जा सकता है करंट अफेयर्स में। ठीक है, आगे चल के आपका बहुत ज्यादा काम आता है, और मेंस लिखना रहता है, राइटिंग में लिखना रहता है, इसका मतलब यह है कि आपका रिटन एग्जाम्स होता है, तो उसमें करंट अफेयर्स को बहुत ज्यादा गहराई से पढ़ना पड़ता है। हमारे एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स को इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं फिर भी आप लोग को बोल रहा हूँ, जब एग्जाम का आप लोग का डेट क्लियर हो जाएगा कि इस दिन एग्जाम है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग करंट अफेयर्स का कर सकते हैं। 4-5 क्लासेस में जितने भी 5-6 महीने का करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट चीजें होंगी जो आपसे पूछा जा सकता है, वो मैं आप लोग को करवा दूंगा, है ना। जैसे अभी यूपीपीएससी के लिए करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट सेक्शन था उसको मैंने करवाया हुआ है। बहरहाल ये हो गया आपका जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन, इसमें इतनी ही चीजें हैं जो आपको पढ़नी है, इतनी ही चीजें आपको करना है इस सेक्शन में। ठीक है, हाँ, फिलहाल आपको रिकॉर्डेड सेक्शन से सिर्फ फिजिक्स पढ़ना है अभी तक जो हमने बात किया है, तो आगे अभी बात करूंगा उसमें रिकॉर्डेड वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, तो अभी आप भी देखो आगे। चलो, आगे वाला जो तीसरा सेक्शन है वो है हमारा रीजनिंग, वर्बल और मेंटल एबिलिटी। अब देखो, इसमें जो हमारा सिलेबस है उस पर एक नजर डालते हैं हम। इसमें क्या लिखा है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, हिंदी, इंग्लिश। देखो, इंग्लिश का मैम कराएंगी तो आपको इंग्लिश का जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स है वो इंग्लिश वाले सेक्शन में होगा। ग्रामर इंग्लिश वाली मैम आपको कराएंगी, है ना, तो वो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो हो गई। रही बात हिंदी, इसमें लिख दिया है, इसका मतलब ये है कि वो हिंदी का भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछना चाहता है ना। अब यहाँ पे कहीं पर भी क्लियर नहीं है कि वो हिंदी का सिर्फ यही 2 पोर्शन क्यों पूछना चाह रहा है, या वो सिर्फ हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन पूछना चाह रहा है, ये बिल्कुल क्लियर कट इसने बोला नहीं है। मे भी ऐसा हो सकता है कि वो हिंदी का सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछ दे, या हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन पूछ रहा है, या इंग्लिश वाला सेक्शन भी पूछ रहा है, या हिंदी का ग्रामर पूछ रहा है, वो कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन जहां तक समझ में आता है ये हिंदी का सिर्फ सिनोनिम्स एंटोनिम्स तक ही वो पूछना चाह रहा है। अब पता नहीं क्यों इस टाइप का सिलेबस डिसाइड किया कि वो कंफ्यूज करने की कोशिश किया है। आप ये मान के चलो, हिंदी और इंग्लिश का सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछेगा, या ये हो सकता है सिर्फ हिंदी का सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछ दे, इंग्लिश का ना पूछे, या इंग्लिश का ही पूछे, हिंदी का बिल्कुल कुछ भी पोर्शन नहीं आए, कुछ भी हो सकता है इसमें, है ना। लेकिन ग्रामर आपका इंग्लिश का आएगा ही, है ना। तो ये आपका रीजनिंग और वर्बल मेंटल एबिलिटी में इंग्लिश का यहाँ पे देने का कोई तुक बनता नहीं है, उसने बड़ी बेवकूफी के साथ बोलो
या स्मार्ट बेवकूफी उसने किया है, पता नहीं क्यों इसने टाइटल में रीजनिंग वर्बल मेंटल एबिलिटी देके इंग्लिश का घुसा दिया है, समझ से बाहर है। बहरहाल आपको करना पड़ेगा, सिनोनिम्स एंटोनिम्स इंग्लिश वाला सेक्शन और उसके ग्रामर आपको कराया जाएगा, ठीक है। वो मैं नहीं कराऊंगा, वो मैम कराएंगे आपको। रही बात हिंदी वाला सेक्शन का, तो मैं सेफ साइड आप लोग को एक क्लास में ना हिंदी के जो बेसिक बेसिक चीजें मैं आप लोग को समझा दूंगा। क्या पता कौन रिस्क लेके हिंदी का कुछ पूछ दे, तो मैं चांस लेना नहीं चाहता। आप चाहो तो वो क्लास अटेंड कर लेना, ये आपके ऊपर है टोटली, आपको हिंदी को क्लास लेना है नहीं लेना है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उसमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स वगैरह मैं करा दूं आप लोग को हिंदी का, क्योंकि मैं रिस्क लेने नहीं चाहता कि बाद में आ जाए और फिर आप लोग को ब्लेम करना पड़े कि सर आपने हिंदी पढ़ाया नहीं था करके। बकायदा हिंदी के लगभग 30-35 क्लासेस जो है आप लोग के में उसमें है ऐप में। मैं वो सारा क्लासेस जितना इंपॉर्टेंट है हिंदी का, वो चीजें मैं आप लोग को ट्रांसफर करके आपके एनसीएल वाले कोर्स में डाल दूंगा। जितना आप पढ़ना चाहते हो आप पढ़ सकते हो, अदरवाइज मैं हिंदी के 1-2 क्लास लेने वाला हूँ, ठीक है। अब रही बात रीजनिंग वाले पोर्शन का, कुछ भी नहीं लिखा है ना उसने, रीजनिंग का बस हेडिंग डाल दिया है और उसके बाद में रीजनिंग का एक टॉपिक का भी नाम नहीं लिखा है। लेकिन उसने अगर रीजनिंग यहाँ पे और वर्बल मेंटल एबिलिटी लिखा है, इसका मतलब है कि वो बकायदा आपसे पूछेगा। अब आपसे क्या पूछ सकता है, देखो इसमें आपको ध्यान रखना है, मेंटल एबिलिटी में जो चीजें आती है वो आता है आपका नंबर सीरीज, ठीक है, अल्फाबेट सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, लॉजिकल अरेंजमेंट, लेटर कोडिंग, ब्लड रिलेशनशिप या ब्लड रिलेशन बोलो, डायरेक्शन, फिगर काउंटिंग भी इसी में आता है, और एक तरह से बोलना चाहिए जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो भी इसी में आता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सिटिंग अरेंजमेंट और फिगर काउंटिंग आपसे पूछेगा। लेकिन आप ये मान के चलो कि अगर उसने बोला है रीजनिंग और वर्बल मेंटल एबिलिटी बोला है, इनमें से कोई भी टॉपिक से उठा के वो क्वेश्चन दे सकता है, आप ये मान के चलो। अगर उसको देना है रीजनिंग वर्बल मेंटल एबिलिटी में और वो इंग्लिश हिंदी वाले सेक्शन से नहीं देना चाहता, तो आप ये मान के चलो कि इन टॉपिक से वो कुछ भी क्वेश्चन आपके सामने रख सकता है। तो आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, ये सारे क्वेश्चंस बनने चाहिए इन टॉपिक से, आपको जो भी चीजें हैं वो। अब मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने लास्ट टाइम का एक क्वेश्चन पेपर देखा, उसमें यहां तक कि क्लॉक का भी क्वेश्चन है और कैलेंडर का भी मैंने क्वेश्चन देखा हुआ है, ठीक है। तो ये टॉपिक भी पूछा जा सकता है, इसका भी चांस है, ठीक। तो देखो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, सिंपल सी बात है, कंटेंट वाले सेक्शन में आप जाना, रीजनिंग के सारे उसमें टॉपिक्स दिए हुए हैं। ये जो टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिखवाया हुआ है, यही टॉपिक आप लोग को करना है। इसके अलावा भी कुछ बहुत सारे टॉपिक्स हैं उसमें, लेकिन इन टॉपिक्स को आपको करना है। और दूसरी बात ये, इन टॉपिक्स को जब आप वीडियो देखोगे तो फास्ट फॉरवर्ड करके देखना, बार बार उसको देखने की जरूरत नहीं है। जो बेसिक बेसिक चीजें मैंने बताया है, मैंने ज्यादातर चीजों में मैंने कोशिश किया है कि एक दो एग्जाम्पल्स के थ्रू ही, या बोलना चाहिए एक दो फॉर्मूला के थ्रू ही या ट्रिक्स के थ्रू ही मैंने सारे क्वेश्चन को करवाने की कोशिश किया है इन टॉपिक्स में। बस आपको वो ट्रिक को समझना है और थोड़ा बहुत देखना है उसमें से। आपको ये नहीं कि उसमें आप सारा सारा दिन वेस्ट कर रहे हो या एकदम डिटेल में उसका नोट्स बना रहे हो, इतना करने की जरूरत है नहीं। लेकिन हाँ, इनको छोड़ना भी नहीं है, आपको बिल्कुल उसको इग्नोर नहीं करना है कि सर ने कहा है जल्दी जल्दी देखो तो कुछ भी देख लिए छोड़ दिए, कुछ समझ नहीं आया, ऐसा भी नहीं करना है। मध्यम मार्ग जानते हो ना, गौतम बुद्ध ने कहा था मध्यम मार्ग आप लोग को अपनाना है, मतलब बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करना है इसमें और बहुत ज्यादा इसको छोड़ना भी नहीं है, इग्नोर भी नहीं करना है। तो आप बकायदा इन टॉपिक से रिलेटेड उन वीडियोस को देखोगे, उनसे जो बेसिक बेसिक चीजें हैं वो क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, वो समझ में आना चाहिए। समझ में नहीं आया मुझसे डिस्कस करना, मुझे मैसेज कर देना या बोल देना कि सर ये टॉपिक हमको रिकॉर्डेड वीडियो में बिल्कुल समझ नहीं आया, तो मैं आप लोग को पढ़ा दूंगा। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वो टॉपिक्स इतने अच्छे से मैंने क्लियरली उसमें सब चीजों को समझाया है कि शायद ही किसी को ना समझ में आए। अगर आपको नहीं समझ में आता कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझसे बोलना, मैं वो टॉपिक्स फिर से करा दूंगा। लेकिन इन टॉपिक्स को आप वहां से कंटेंट सेक्शन से कर लेना, ठीक है। ऐसे का मतलब है सिटिंग अरेंजमेंट। इस टॉपिक को मैं लास्ट में इसलिए लिखवाया हूं क्योंकि ये मुझे नहीं लगता कि इससे क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन देखो यार,
ये भी मेंटल एबिलिटी में आता है ना, सिटिंग अरेंजमेंट तो सबसे हार्ड पोर्शन होता है किसी भी रीजनिंग वाले सेक्शन का। तो सिटिंग अरेंजमेंट बहुत हार्ड क्वेश्चन होता है और बहुत ही कंफ्यूजिंग सेक्शन होता है। आप इसको भी देख लेना, लेकिन इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। खास करके ऐसे एग्जाम में जहां पे बोलना चाहिए उस पोर्शन से 1 या 2 क्वेश्चन आने के ही चांसेस हैं, या 2-4 क्वेश्चन के आने के चांसेस हैं, तो सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आना थोड़ा सा मुश्किल होता है, देने वाला बहुत कम कोशिश करता है, ठीक है। लेकिन फिर भी देख लेना, बेसिक आइडिया होना चाहिए सिटिंग अरेंजमेंट का, ठीक। तो इन सब टॉपिक से मेरे ख्याल से 2-2 लेक्चर बना हुआ है, आप देख लेना एक बार अच्छे से, और नहीं समझ में आए मुझसे आप लोग डिस्कस करना, मैं उस क्लास को या उस टॉपिक को फिर से आप लोग को पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन जहां तक है बड़ी आसानी से आपको समझ में आएगा। सेटिंग अरेंजमेंट में कैसे क्वेश्चन होते हैं, सिंपल सा है यार। देखो, एक तो उसने पूरा स्टेटमेंट दिया रहेगा कि इसके बगल में वो बैठा है, इसके राइट में वो बैठा है, उसके उसमें वो बैठा है, और वो बोल देगा कि सब सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट है। आपको बस ये देखना है कि कौन कौन से साइड में कितने लोग बिठाना है, और बस वो जो स्टेटमेंट दिया है उसको पढ़ते जाना है और उसके अकॉर्डिंग सबको सिटिंग में बिठाना है। फिर क्या होता है कि जब सिटिंग अरेंजमेंट हो जाता है उसके बाद में वो क्वेश्चन देता है, बताइए कि ए के बगल में कौन बैठा है, बी के राइट में कौन बैठा है, राइट से सेकंड में कौन बैठा है, इस तरह से क्वेश्चन आता है। होता क्या है, सिटिंग अरेंजमेंट में सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं बनता, उससे कई 4-5 क्वेश्चन एक साथ बनने के चांसेस होते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि वो इतना कितना भी इजी देगा तब भी उसमें 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मर्ज करके ही देना पड़ता है उन लोग को, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन ना आए, लेकिन फिर भी देख लेना, मैं बोल रहा हूँ सेफ साइड, रिस्क नहीं लेना है आपको। यूट्यूब से नहीं देखना है दोस्त, यूट्यूब में तो दुनिया भर का अंबार पड़ा हुआ है। यूट्यूब में तो हर टॉपिक आपको मिलेगा, 10-10 50 वीडियो मिलेगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो आपको जो है सिर्फ हमारे जो ऐप है ना, माइनिंग ज्ञान का ऐप है, उसमें आप एनसीएल का कोर्स के कंटेंट सेक्शन में जाना, और उसमें सेक्शन बी करके लिखा होगा, उसके अंदर में जितने भी रीजनिंग के टॉपिक्स हैं या मेंटल एबिलिटी करके टॉपिक लिखा होगा, उसके अंदर में ये टॉपिक्स आपको मिल जाएगा। वहां से आपको देखना है। जो मैंने क्लास लिया हुआ है वो भी आपके टेक्निकल एग्जाम का ही नॉन टेक्निकल पोर्शन है, समझ रहे हो बात को। यूट्यूब में आपको क्या मिलेगा, एसएससी के हिसाब से मिलेगा, बैंकिंग के हिसाब से मिलेगा, इवन आपके स्टेट पीसीएस के हिसाब से क्वेश्चन मिलेगा। मैंने जो पढ़ाया है वो आपके नॉन टेक्निकल के एग्जाम का ही नॉन टेक्निकल पोर्शन के हिसाब से बताया है, ताकि आपको उस हिसाब से समझ में आए। तो इसलिए आप यूट्यूब में जाओगे तो कंफ्यूज हो गए, तो वो उसको अवॉइड करो आप फिलहाल। हाँ बिल्कुल यार, 30 ही क्वेश्चन पूछना है, तो यही तो दिक्कत है ना, 30 ही क्वेश्चन पूछना है उसको, और उसने टॉपिक एटसेट्रा करके दुनिया भर का दे दिया, तो कुछ भी पूछ सकता है। आपके लिए चैलेंज ही तो यही है कि 30 क्वेश्चन में वो कुछ भी नहीं छोड़ेगा। 30 क्वेश्चन में उसके पास बिल्कुल स्कोप है कि वो 30 टॉपिक पूछ सकता है, और कहीं से भी उठा के कुछ भी पूछ सकता है। हो सकता है किसी टॉपिक से एक भी क्वेश्चन नहीं आए, हो सकता है रीजनिंग से एक भी क्वेश्चन ना पूछे और हिस्ट्री से उठा के दे दे, हो सकता है हिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन आए और पूरा रीजनिंग से दे दे। आप क्या करोगे? आपका यही चैलेंज है, और तैयारी का यही तो कंपटीशन है ना यार, यही तो आपका चैलेंज है कि आप पूरी कंफ्यूज हो और आपको फिर भी सब चीज करके चलते जाना है। आप कुछ भी छोड़ोगे तो आप रिस्क में आओगे, ठीक है। तो ये तो हो गया रीजनिंग वाला पोर्शन। अब एक चीज और है, और वो है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला। अब इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि इसमें क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा। दिया तो कुछ भी नहीं है, इसमें भी 1-2 टॉपिक ही दिया है, लेकिन मैं सेफ साइड आपको एक बेसिक जो मेरा मानना है क्या क्या चीजें हैं जो पूछा जा सकता है। तो एक तो है एवरेज के क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं, परसेंटेज के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो सीधा सीधा लिखा है उसमें से एक तो टाइम एंड वर्क के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है, वर्क रिलेशंस करके, और इसी में स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में है। इसको हालांकि क्लियरली मेंशन नहीं किया है, लेकिन टाइम एंड वर्क के बाद में स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन मर्ज हो जाता है और आता ही है। तो ये टॉपिक्स है। इसके अलावा जो है किसी एग्जाम में मैंने शायद किसी लास्ट क्वेश्चन पेपर में किसी ने देखा था कि ट्रेन का एक आध क्वेश्चन आया हुआ था, है ना। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस को क्लियरली मेंशन किया है, तो ये टॉपिक आपको छोड़ना ही नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस के साथ में आपको एस आई और सी आई को भी देखना है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट को भी देखना है। तो देखो ये चीजें जो हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको आपको करना ही है, इसको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इसमें से हर क्वेश्चन आपको बनना ही चाहिए, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और रीजनिंग की
की तरह इसको ऐसे भी नहीं कर सकते कि सिंपल सिंपल देख के खत्म कर दिया, नहीं, इसको सीरियसली आपको करना है, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं कुछ और टॉपिक जो आपको कर सकते हो और हो सकता है उसमें से भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि आपका पाइप एंड सिस्टम से जो है क्वेश्चन आता है, एक टॉपिक ये भी आप देख लेना। इसके अलावा जो है बोट एंड स्ट्रीम, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इतना टॉपिक अगर आप मैथ्स के कर लेते हो आपके लिए मोर देन इनफ है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। अब देखो क्वेश्चन तो पूछने के लिए हजारों तरीके उससे पूछने के लिए, लेकिन इतना कोई टॉपिक आपको दिमाग में होना चाहिए। और मैं ये चीज आपको बता दूं, आप इन फ्यूचर भी जब भी कोई एग्जाम की तैयारी करो, इतने टॉपिक मैथ्स का या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का आपके दिमाग में होना ही चाहिए, ये आपसे बनना ही चाहिए, चाहे आपका एग्जाम में आए ना आए। मैं आपको बोल रहा हूं, आपके लिए अच्छी बात ये होगी कि अगर आप ये सारे टॉपिक्स क्लियर करते चलो, इन फ्यूचर भी आपके काम आने वाला है ना। तो इसको आप उस तरीके से देखो कि इसमें से क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन मुझे ये चीजें सीखनी है, ठीक है। अब रही बात दुनिया भर की चीजें हैं, इसमें आपका एचसीएफ वगैरह का भी मैंने सारा टॉपिक डाल दिया है उसमें आपके कंटेंट सेक्शन में। ये टॉपिक आप सीरियसली करना, आपके पास टाइम बचेगा तो बाकी चीजें कर लेना, है ना। उसमें सारा टॉपिक है, मैथ्स का हर एक टॉपिक मिलेगा आपको, वो सारा टॉपिक आप कर सकते हो अगर आपके पास टाइम बचे तो। लेकिन पहले इसको आपको करना है, अच्छे से करना है, सारे क्वेश्चन बनने चाहिए। और फिर भी आपको आगे पढ़ने का मन करे तो आप सारा चीज उसमें देख लेना। एज का भी दिया हुआ है, रेशियो प्रोपोर्शन का भी दिया हुआ है, सारा टॉपिक उसमें मैंने डाल दिया हुआ है। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आपको करना है। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम बचेगा तो बाकी चीजें कर लेना। एज बेस्ड क्वेश्चन भी है, एचसीएफ एलसीएम का भी क्वेश्चन है वहां पे, सर्ड इंडिसेसेस का भी है, नंबर सिस्टम का भी क्वेश्चन दिया हुआ है, सारा चीज दिया हुआ है उसमें, ठीक है। वो चीजें भी आप कर सकते हो, लेकिन ये चीजें हैं। एलजेब्रा का बहुत कम चांस है यार, एलजेब्रा जियोमेट्री का आने का लगभग ना के बराबर चांसेस है, लेकिन एलजेब्रा जियोमेट्री का भी वहां पे टॉपिक है, आप चाहो तो देख लेना। लेकिन मुझे नहीं लगता एलजेब्रा जियोमेट्री का इस बार पूछेगा, लेकिन हाँ अगर आपके पास टाइम रहेगा तो आप देख लेना एक बार, है ना। लेकिन मैं आपको वो बता रहा हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ मैं बता दूंगा ओंकार साहू, इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह के बारे में भी बता दूंगा, कुछ थीम्स वगैरह के भी बारे में बता दूंगा। देखो कुछ टॉपिक तो करंट अफेयर जब मैं पढ़ाऊंगा ना, वहां पे भी मैं बहुत सारी चीजें आप लोग को क्लियर कर दूंगा, अगर कर दूंगा। और रही बात डेट्स वगैरह के, तो वो आप उसी में मान के चलो कि ये वाला जो सेक्शन है ना इसमें है, वो समझो जनरल अवेयरनेस वाला है ये, इसमें आ सकता है। आपका जो इंपॉर्टेंट डेट्स बोल रहे हो ना वो इसमें आ सकता है, ठीक है। देखो आपका सिलेबस का जो एकदम क्लियरली मेंशन्ड है ना, उन चीजों को तो हमें करना ही है। अगर इसके अलावा भी कोई चीजों की आप लोग को जरूरत पड़ेगी और आप लोग बोलोगे सर हमें ये चीजें भी अलग से पढ़ना है, तो आप मुझे बता देना, मैं वो चीजें पढ़ाऊंगा। लेकिन ये हमारा सिलेबस है। आपका जो सिलेबस ये दिया है ना, ये वाला जो सिलेबस है, ये सिलेबस नहीं है। आप ये मान के चलो कि ये आपका सिलेबस नहीं है। अब आपका सिलेबस डिसाइड होता है, ये है आपका सिलेबस जनरल नॉलेज का, ये आपका सिलेबस है जनरल अवेयरनेस का, ये सिलेबस है आपका रीजनिंग का, और ये वाला सिलेबस है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मैथ्स का। इतना आपको करना है। इसके अलावा भी आपको जरूरत पड़ेगी या मुझे बीच में कुछ लगेगा कि ये भी चीजें पढ़ाना है, तो कई चीजें क्या होता है ना यार, पढ़ाते जब जाओगे ना उसके बाद में बहुत सारी चीजें जो है हो जाता है। ऐसा तो है नहीं कि मैं आप लोग को जब पढ़ाऊंगा तो यही यही चीजें पढ़ा दूंगा और खत्म होगा, इससे जुड़े हुए बहुत सारी चीजें मैं बताता चलूंगा आप लोग को, है ना। फोर्थ का रिपीट करना है। वर्क रिलेशनशिप का यही है यार, टाइम एंड वर्क को ही वर्क रिलेशनशिप बोला है, टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन है, ठीक है। टाइम एंड वर्क, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, ये रिलेशनशिप में आता है, मतलब स्पीड टाइम और डिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशनशिप है ना। टाइम एंड वर्क के बीच में क्या रिलेशनशिप है, वही चीज वो पूछना चाह रहा है। तो देखो एवरेज का क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है, तो एवरेज के क्वेश्चन आपको देखना है, एवरेज का टॉपिक आपको करना है वहां से रिकॉर्डेड वाले वीडियो से, परसेंटेज वाला आपको वहीं से करना है रिकॉर्डेड से। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, कोई चीजें जब आपको समझ में नहीं आएगा सर ये टॉपिक इससे समझ नहीं आ रहा है, तो मैं अलग से उसका क्वेश्चन उसका जो क्लास है वो ले लूंगा। अदरवाइज बिल्कुल सिंपल तरीके से यार, अब मैं कुछ किसी ने अभी कमेंट किया था बीच में कि सर मैथ्स का बिल्कुल सिंपल लेवल से ही आपको पढ़ा, मैं आपको बता रहा हूँ
जो भी चीजें मैंने पढ़ाया है वो आपके एग्जाम के हिसाब से ही पढ़ाया है, सारा चीजें जो है बिल्कुल बेसिक लेवल से ही शुरू किया है, और बढ़ते बढ़ते हमने थोड़ा हार्ड मोड में गए हैं, मतलब कि थोड़ा सा हार्ड किया हुआ है। तो एकदम सिंपल, कई लोग जिनको आता होगा ना मैथ्स का, वो लोग बोर हो जाएंगे कि सर इतना सिंपल चीज कौन पढ़ाता है करके, तो मैंने बिल्कुल सिंपल से बहुत हार्ड तक हम लोग गए हैं। तो जिसका जो लेवल है उस हिसाब से उसको भगा भगा के आप देखते देखते उसको नोट्स अपने हिसाब से बना लेना, या अपने हिसाब से उसको तैयार कर लेना, ठीक है। तो मैंने कोशिश किया है कि जिसको बिल्कुल नहीं आता उसको भी समझ में आ जाए, और जिसको बहुत कुछ आता है उसको भी कुछ चीजें समझ में आए, नया सीखने को मिले, उस तरीके का ही लेक्चर हुआ है सारा चीज। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करें लेक्चर्स के बारे में, या जो क्लासेस है वो कब से स्टार्ट होगी। तो देखो, जहां तक मोस्ट प्रोबेबली जो क्लास है वो परसों से स्टार्ट होगा, और परसों नहीं तो हो सकता है एक दिन और डिले हो जाए। अदरवाइज जो है आप मान के चलो परसों से जो है मैं क्लासेस लेना शुरू करने वाला हूं। तो हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे नॉन टेक का परसों से क्लासेस, ठीक है। तो उसी में जो है आप लोग का जो शुरू होगा क्लासेस वो यहीं से होगा, ठीक है, जनरल नॉलेज से ही होगा, और हम लोग सीधा पढ़ेंगे केमिस्ट्री वाला। और हम लोग को ऐसे ही करना है, ठीक है। मैं एक चीज और आप लोग को बता दे रहा हूँ, जितने भी क्लासेस हैं वो जितना मैंने 20-25 क्लासेस 30 क्लासेस उतने के अंदर में ही हम लोग को करना है उसको। तो उसी हिसाब से चलना है। तो सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री फिर बायो वाला सेक्शन जो है शुरू करेंगे, और इसी हिसाब से चलेगा। टाइम का अभी मैं नहीं बता सकता, मैं आप लोग को कल शाम तक या जिस दिन क्लास होगा उसके पहले मैं बता दूंगा, उसका टेंशन मत लो। जो सर लोग भी शेड्यूल करते हैं ना, मैं अपने हिसाब से नहीं कर सकता, तो सर लोग आप लोग को बता देंगे क्या शेड्यूल चल रहा है, बाकी सर लोग के क्लासेस के साथ के हिसाब से हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। तो परसों से क्लास स्टार्ट होगी। जो भी हो सकता है, देखो मैं आप लोग को बता दूं, मैं अभी फिलहाल रायपुर में हूँ, और मेरा भाई जो है एम्स में एडमिट है पिछले 45 दिनों से। दिवाली के दिन हम लोग के घर में हादसा हुआ, और मेरे भाई का हाथ जो है अनारदाने से जल गया। तो पिछले 45 दिनों से मैं हॉस्पिटल में हूँ खुद। तो बीच में जो यूपीपीएससी का क्लास चल रहा था, उसके लिए मैंने क्लास लेने के चक्कर में मैंने एक अलग से रूम यहाँ रेंट पे लिया है, टेम्पररली यहाँ पे। तो यहाँ से हो सकता है कि 2-4 दिन में छुट्टी हो जाए, मेरे भाई का डिस्चार्ज हो जाए हॉस्पिटल से, ठीक हो जाए तो उसके बाद मैं जहाँ रहता हूँ वहां से मैं आप लोग को क्लास लेना स्टार्ट करूंगा, और नहीं भी हुआ तो मैं परसों से जहां भी हूँ वहीं से मैंने क्लास लेने के डिसाइड किया है। तो आप लोग का नुकसान ना हो इसलिए। तो फिलहाल मैं थोड़ा प्रॉब्लम में हूँ, तो इसलिए ये चीजें जो है डिले हुई, अदरवाइज मैं अभी तक नॉन टेक का क्लास शुरू भी कर दिया होता। तो मैं ऐसे सिचुएशन में हूँ कि ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहा था, है ना। तो इसलिए ये ब्रीफिंग का क्लास भी मैं बहुत बहुत पहले प्लान किया था कि आप लोग का हो जाए, लेकिन बहुत टाइम हो गया। बहरहाल जैसा भी है, आगे ठीक होगा, तो मैं परसों तक ही क्लास स्टार्ट कर दूंगा, हो ना हो। और कुछ होता है तो मैं अपडेट करता हूँ, ठीक है आप लोग को। और किसी को कोई डाउट है इसमें किसी भी तरह का। क्या बोल रहे हैं सर, रोज नॉन टेक का कितना टाइम दिया जाए। नॉन टेक का यार देखो, आपको जो भी चीजें हैं वो आपको, आपका टेक्निकल पोर्शन, आप लोग भले ऐसा बोलो कि डिसाइसिव तो नॉन टेक्निकल होता है करके, बिल्कुल सही बात है। नॉन टेक वाला अक्सर टेक्निकल एग्जाम में नॉन टेक पोर्शन डिसाइसिव हो जाता है। उसका रीजन ये है कि ज्यादातर लोग जो है उसके यूज टू भी नहीं होते, और कई लोग जो है उसको छोड़ भी देते हैं, कई लोग इजी समझ लेते हैं, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप देखो, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको 1 घंटे पढ़ना है, 2 घंटे पढ़ना है, 3 घंटे पढ़ना है, ऐसा बिल्कुल नहीं, कोई रूल नहीं है ऐसा। लेकिन अगर आप 10 घंटे आप दिन में पढ़ रहे हो, तो आप जो है अगर आप 7 आवर आप टेक्निकल को दे रहे हो, तो 3 घंटे वही आपके सिलेबस के हिसाब से आप रेशियो इस पर डिसाइड कर सकते हो। लेकिन कोई 5 घंटे पढ़ रहा है और 3 घंटे वो नॉन टेक को पढ़ेगा, तो गलत बात है ना। तो आपको अपने हिसाब से स्मार्टली उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना आपका कौन सा पोर्शन। अगर आपको लगता है आप टेक्निकल में बहुत स्ट्रांग हो, हर चीज आपको आता है, तो फिर नॉन टेक को ज्यादा टाइम दो आप, है ना। तो उस हिसाब से सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको रेशियो डिसाइड करना पड़ेगा कितना टाइम आपको देना है। लेकिन देना जरूर है, हर दिन के हिसाब से आपको देना है, बिल्कुल अवॉइड करना नहीं है, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। क्योंकि नॉन टेक का पोर्शन देखो, हम लोगों ने 4 टॉपिक है, 4 मेन टॉपिक है, उसमें कितने सारे सब टॉपिक्स आ जा रहे हैं, और उसके अंदर में और कितने सब टॉपिक्स हो सकते हैं। तो वास्ट जो है सिलेबस है आपका नॉन टेक का, तो बिल्कुल इग्नोर करना या उसको हल्के में लेना बेवकूफी होगी। आप बहुत सीरियसली लो इसको, और बकायदा इसको भी टाइम दो, पढ़ो डेली जितना हो सकता है ना। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को डेली कुछ ना कुछ चीजें जो है मैं आप लोग को पीडीएफ वगैरह शेयर करता रहूं, ताकि आप लोग भी अपडेट रहो नॉन टेक वाले जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको।
तो फिलहाल मैं थोड़ा सा दिक्कत में हूँ, मुझे एक बार फ्री होने दो, मुश्किल से ये हफ्ता ही मेरे लिए प्रॉब्लम है, उसके बाद मैं फ्री हूँ तो मैं आप लोग का जितना हो सके मैं हेल्प करूंगा। कोई दिक्कत हो आप सीधा मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज कर देना, मैं हेल्प करने की कोशिश करूंगा, है ना। पीडीएफ आप लोग को डेली मिल जाएगा, जो भी क्लासेस होंगे उसका पीडीएफ मैं सीधा ऐप में अपलोड कर दूंगा, है ना, तो वहां से आप लोग को पीडीएफ सीधा मिल जाएगा। व्हाट्सएप का यार देखो, जो भी पीडीएफ शेयर किया जाता है वो मेरे हिसाब से शेयर नहीं किया जाता, वो सर लोग ही करते हैं, तो मैं सर को भेजूंगा, वो कहाँ पे भेजेंगे कैसे भेजेंगे उसके बारे में मुझे उतना आइडिया है नहीं। अगर व्हाट्सएप से भेजना होगा तो मैं व्हाट्सएप से भेज दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। तो उसके लिए सर से मुझे बात करनी पड़ेगी। मुझे अभी किसी ने बताया था कि व्हाट्सएप से नोट्स इधर उधर हो रहा है, मुझे आइडिया नहीं है उसका, लेकिन मैं व्हाट्सएप से शेयर कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। वैसे भी नॉन टेक का क्या शेयर करोगे यार, वो तो हर जगह अवेलेबल है ना, तो मैं दे दूंगा, व्हाट्सएप से ही ले लेना, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ये वाला तो व्हाट्सएप में दे ही दूंगा यार मैं अभी, आधे घंटे के अंदर में ही ना, अभी व्हाट्सएप से ही आप लोग को मिल जाएगा ये। अच्छा हाँ, कुछ लोग को डाउट है क्या पढ़ना है कहाँ से पढ़ना है, मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। देखो आपको जो है, मैं शुरू करने वाला हूं आपका थ्योरी वाला पोर्शन। थ्योरी वाला कहने का मतलब है जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस। आपको उसके रिकॉर्डेड से क्या पढ़ना है वो मैं बता रहा हूं। सबसे शुरू पहले करोगे आप लोग रीजनिंग वाला, ठीक है, और शुरू करना नंबर सीरीज से। जो सीक्वेंस मैंने यहाँ पे दिया हुआ है उसी सीक्वेंस से आप रिकॉर्डेड वाले वीडियो का डेली एक दो टॉपिक करते जाओ, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक एक घंटे का वीडियो है, डेढ़ डेढ़ घंटे का कई वीडियो है, तो वहां से आप डेली एक एक दो दो वीडियो आप देखते जाओ। नंबर सीरीज का आज देख लेना, अल्फाबेट सीरीज का आज देख लेना अगर टाइम मिलता है तो। और मैं ये भी बोल रहा हूँ कि टेक्निकल वाले पोर्शन को अवॉइड नहीं करना है ना, उससे बचेगा टाइम, उसके हिसाब से आप अरेंज करना यार, उतने तो समझदार हो ना। तो उसके हिसाब से आप लोग रीजनिंग का ये टॉपिक्स पहले खत्म करना, देन उसके बाद में आप जो है क्वांटिटेटिव अपडेट का एप्टीट्यूड का करना। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि देखो कुछ लोग का क्या होता है, मैथ्स बिल्कुल वो रहता है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ मैथ्स का बेसिक नॉलेज आपको होगा तभी रीजनिंग समझ में आएगा, ऐसा मैं बोलता हूँ कई बार। लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं है कि आप सीधा सीधा रीजनिंग शुरू करोगे और मैथ्स आपको बिल्कुल नहीं आता तो आपको नहीं बनेगा। वैसे भी यार आप लोग टेक्निकल स्टूडेंट हो, मैथ्स किसको नहीं आता होगा, बेसिक मैथ्स तो सबको आता है ना। तो मुझे नहीं लगता कि आपके लिए ये रूल सही होगा कि पहले मैथ्स करो फिर रीजनिंग करो, तो ये जरूरी नहीं है ना। तो पहले आप रीजनिंग का करना ये सारे टॉपिक्स, उसके बाद में आप मैथ्स के ये टॉपिक्स करना, ठीक है। उसके बाद में जब मैं ये टॉपिक्स आप कर लोगे तो आप मुझे बताना, मैं बताऊंगा आपको और क्या आगे पढ़ना है। फिलहाल आपके पास काम है सबसे पहले रीजनिंग के इन टॉपिक्स को क्लियरली समझना, उसके बाद में जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ये सारे टॉपिक्स करना, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही, और कोई डाउट है किसी को, और कोई प्रॉब्लम है? लुसेंट का बुक क्या बोलना चाहिए यार, एवरग्रीन बुक है, आप देख सकते हो, लेकिन मैं पहले ही बता दे रहा हूँ लुसेंट बहुत डिटेल्स में दिया रहता है, उतना जरूरत नहीं है आपको पढ़ने का। लेकिन हाँ, मैं एक चीज आपको सजेस्ट जरूर करना चाहूंगा, आप जिस भी स्टेट में रहते हो जहां भी रहते हो, अगर आपके आसपास में कोई ऐसा बुक स्टॉल है जहां बुक मिलता है, और आपके एरिया में कोई पीसीएस वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट है, समझ रहे हो बात को, जो लोग कोचिंग वगैरह पढ़ाते हैं, नॉन टेक्निकल वाला कोचिंग वगैरह कराते हैं, वहाँ के जो लोकल ऑथर्स होते हैं ना, ऑथर्स भी नहीं बोलना चाहिए, जो लोकल पब्लिकेशंस होते हैं, वो लोग शॉर्ट में कुछ बुक्स निकालते हैं जिसमें वन लाइनर दिया रहता है ना। मतलब हर स्टेट में एक ना एक दो ऐसे पब्लिकेशंस होते ही हैं जिनका काम होता है सिंपल सिंपल वन लाइनर्स वाले बुक्स निकालना। तो एकदम लूसेंट का क्या हो जाता है ना, बहुत ज्यादा डीप रहता है उसमें, तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर उसमें जब एक एक चीजें कंफ्यूजन बढ़ते जाता है तो फिर और आप डीप जाने लगते हो। तो ये दिक्कत होता है लूसेंट वालों के साथ में, लेकिन अगर आपको समझ में आता है वन लाइनर टाइप से तो कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज लोकल किसी भी पब्लिकेशन का कोई भी एक बुक ले लेना जनरल स्टडीज का, जिसमें सिंपल सिंपल वन लाइनर दिया रहे, तो ऐसा बुक भी आप ले सकते हो जो आपके एरिया में अवेलेबल हो, ठीक है। जैसे छत्तीसगढ़ में एक हरिराम पटेल करके एक पब्लिकेशन है, उनका बुक यहाँ पे बहुत चलता है। ऐसे हर स्टेट में कुछ ना कुछ ऐसा लोकल पब्लिकेशंस का होता है जहां से आपको बुक मिल जाएगा, वो ज्यादा बेनिफिशियल है बजाय इसके कि आप कोई ऑथेंटिक बुक पढ़ो जिसमें बहुत ज्यादा डिटेल में दिया रहेगा तो आप कंफ्यूज हो गए, उससे बेहतर है कि कोई लोकल बुक पढ़ो आप।
रीजनिंग का टॉपिक्स दिया हुआ है ना यार, ये तो सारा रीजनिंग का टॉपिक है, यही तो है। सर नॉन टेक्निकल थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, सिलेक्शन ऐसे सो मैं ध्यान रखने ही वाला हूँ दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ध्यान रखूंगा। झारखंड का यार आपको पता करना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ ना, किसी भी लोकल बुक स्टॉल में चले जाना अपने एरिया के, आपको मैं जो सजेस्ट करूंगा उसको लेने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना, किसी भी लोकल से लेना। हाँ, अगर आपको समझ नहीं आएगा तो अगर जब आप लेने जाओगे तो उस बुक वाले से बोलना कि मुझे वन लाइनर इंडियन जीएस का वन लाइनर चाहिए, है ना, ऐसा बोलना। इंडियन जीएस का वन लाइनर चाहिए जिसमें सारे टॉपिक्स दिया हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, सबका वन लाइनर चाहिए, ऐसा बुक मिले। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है कि वो सही है नहीं है, मुझे बुक का फोटो और उसका जो कंटेंट का फोटो है वो फोटो खींच के आप मेरे को भेज देना व्हाट्सएप में, मैं आपको बता दूंगा कि वो बुक सही है या नहीं है, ठीक है, ये कर सकते हैं हम। सीजी में कौन सा, तो सीजी में हरिराम पटेल की वन लाइनर खोजना, अगर मिले तो, बहुत पहले आती थी, 1-2 साल पहले, अभी वो पता नहीं वो बुक है या नहीं है। लेकिन ओमकार अगर सीजी में हो तो सिंपल सी बात है यार, आपको हरिराम पटेल का इंडियन जीएस की बुक आती है, वो खरीद लेना, उसमें सारा टॉपिक्स दिया रहता है, हर सेक्शन का बुक सेक्शन का उसमें क्वेश्चन रहता है। चलो ठीक है, हर स्टेट में मिलेगा आपको, आप बुक देखना। आपका ये काम है कि आप जाना किसी भी लोकल बुक स्टॉल में और वहां ये बात सबसे पहले पूछना, इंडियन जीएस का कोई भी लोकल पब्लिकेशन का वन लाइनर बुक है क्या, अगर है मुझे फोटो खींच के भेज देना, मैं आपको बता दूंगा बुक ठीक है या नहीं है, ठीक है, क्योंकि मुझे हर स्टेट के बारे में उतना अभी आइडिया है नहीं ना, कौन स्टेट में अभी क्या चल रहा है। हाँ, मेरा नंबर नंबर नोट कर लो, 7415872721। ठीक है, खत्म करें, अदरवाइज ये चर्चा चलती रहेगी। और कोई दिक्कत? ठीक है, चलो मैं काम करूंगा, नेक्स्ट क्लास जब होगा ना, तो मैं स्टेट के हिसाब से कुछ कुछ बुक्स मैं आप लोग को सजेस्ट कर दूंगा, थोड़ा मैं रिसर्च कर लेता हूँ, ऐसे ब्लाइंड में आप लोग को बता दूंगा, कोई मजा नहीं आएगा, है ना, तो थोड़ा मैं पहले थोड़ा पता कर लूँ अपने दोस्तों से जो अलग अलग स्टेट में जो सर लोग रहते हैं उनसे मैं थोड़ा डिस्कस कर लूँ, उसके बाद मैं आप लोग को बताता हूँ, मैं अलग अलग स्टेट से, आप लोग मेरे को बल्कि उस दिन में बता देना कौन किस किस स्टेट का है, तो उस स्टेट के हिसाब से मैं आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में और शुरू करते हैं। हाँ, मैं बता दूंगा, आप उस दिन आप लोग ना पहले क्लास में आप लोग मेरे को बता देना कौन किस स्टेट में है, उसके हिसाब से मैं आप लोग को बुक सजेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो अभी मैं चलता हूँ, मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट क्लास में, और फिलहाल रीजनिंग के क्लासेस आप लोग स्टार्ट कर दो रिकॉर्डेड वीडियो से, ठीक है। मैंने जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे बताया हुआ है वो सब रिकॉर्डेड का ही है ना, एक चीज याद रखना है, ये जितने भी टॉपिक्स मैंने पहला और पॉइंट, पहले पॉइंट और दूसरे पॉइंट में मैंने बोला है, ये सब मैं कराने वाला हूँ। बाकी थर्ड और फोर्थ के जो भी टॉपिक्स मैंने लिखा है ये सब रिकॉर्डेड से ही करना है आपको, इसमें से कुछ भी नया पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये सब रिकॉर्डेड है। ठीक है, मैं लिख दूंगा कि ये सब रिकॉर्डेड से आप लोग को पढ़ना है करके। नंबर नोट तो कराया, 7415872771।